नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा द वाइब्रेंट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में चुनाव का रण बज चुका है। चुनाव के इस माहौल पर चर्चा करते हैं पश्चिम यूपी के रण पर। पश्चिम यूपी वो क्षेत्र जो दोनों ही पार्टियों के लिए एक इशू बना हुआ है टिकट बंटवारे को लेकर के। मुस्लिम और जाट दोनों ही नाराज हैं अपने अपने दलों से टिकट बंटवारे को लेकर के। मेरठ और मुजफ्फरनगर में सियासत गर्म है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार श्रीपति त्रिवेदी, और दिल्ली से हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमित भनोट। आप सभी का द वाइब्रेंट न्यूज में स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे श्रीपति त्रिवेदी जी के पास। श्रीपति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर के घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी ने जो अब तक टिकट वितरण किए हैं, मुजफ्फरनगर में तो उतना विरोध नहीं है क्योंकि वहां पे मुस्लिम और जाट को बराबर बराबर टिकट दिए गए। मेरठ में जहां पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं सपा और रालोद गठबंधन ने। उसको लेकर के जबरदस्त विरोध सामने आ रहा है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए मनीष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो चुनाव होता है वो खास तौर से, अगर मैं जातियों की बात करूं तो मुस्लिम और उसके अलावा जाट, ये दोनों समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत लंबे समय से ऐसा होते आए हैं। लेकिन जो इस बार जो समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण हुआ है उसमें कई नेता ऐसे हैं, आपने खुद भी देखा होगा, जो मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करते हैं, उसको लेके खास तौर से जाट समुदाय, हालांकि इतना डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि दूसरा जाट समुदाय उसका बहुत विरोध कर रहा है। उसका वजह है कि पुराना समय, जो समय समय पर वहां पर दो समुदायों के बीच में आमने सामने की जो बातचीत होती रही है उसको लेकर भी तमाम तमाम तरह के तनाव रहे हैं। और पश्चिम यूपी में पहले मैंने बताया आपके लिए कि यही सब मुद्दे हैं बड़े, जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने जिन लोगों पर दांव खेला है, उनका वहां के आम लोग जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। जी, हम चलेंगे नवल कांत सिन्हा जी के पास। नवल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। मनीष जी, अपना प्रश्न बताएं। जी, मैं ये जिक्र कर रहा था पश्चिम यूपी में जो रण छिड़ा हुआ है पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर के। जाट और मुस्लिम आमने सामने है, अपनी पार्टियों से मुखालफत कर रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया है उससे जाट और मुस्लिम दोनों ही नाराज हैं। क्या देखते हैं आप? क्यों नाराजगी है? कैसी नाराजगी है और कैसी है, और किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए मनीष जी, समीकरणों पे हम लोग चर्चा करें उससे पहले मेरे ख्याल से जो दर्शक हैं उनको अपडेट करना चाहिए। इस समय अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कैराना में अमित शाह उतर चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक थर्ड फ्रंट तैयार हो गया है, जिसमें वामन मेश्राम, बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने एक थर्ड फ्रंट बना लिया है। और वो लोग भी पूरे प्रदेश में जो 403 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो एक जो पिछड़ों का गठबंधन, दलितों का गठबंधन और मुस्लिमों का गठबंधन, एक थर्ड फ्रंट तैयार हुआ है। यानी जिसको बीजेपी नहीं पसंद आ रही, जिसको समाजवादी पार्टी पसंद नहीं आ रही है, तो उसके पास तीसरा रास्ता इस थर्ड थर्ड फ्रंट का हो सकता है। इसके अलावा जो अपडेट मिल रही है, जो चुनाव आयोग में बैठक चल रही थी, वहां पे जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि एक हफ्ता भी और उस तरह से प्रचार नहीं हो सकता, रैली नहीं हो सकती, जो प्रतिबंध है वो जारी रहेंगे। तो इनके बीच ही सब चीज होना है। और ऐसी स्थिति में जबकि पिछले चुनाव में जिस इलाके में आप बात कर रहे हैं वहां बीजेपी ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी, और वहां पे पिछली बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी अलग अलग चुनाव लड़े थे, इस बार साथ है। देखिए, कहने में बहुत आसान लगता है कि इनका वोट हमको मिल जाए, उनका वोट हमको मिल जाएगा और दोनों वोट मिलकर जीत जाएंगे।
लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स में 2+2 4 नहीं होता, उसमें बहुत सारे तीन तिकड़म, बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसा श्रीपति जी ने बात किया, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। एक बड़ी वजह वो है। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिन सीटों पे आरएलडी नंबर 2 रही थी, या जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी नंबर 2 रही थी, तो वहां जो हार जीत थी मैक्सिमम सीटों पे बहुत ही कम अंतर की थी। कहीं कहीं तो 300-400 वोटों से हार जीत हुई थी। ऐसे में अगर कुछ भी वोट पड़ते तो उनका फायदा होगा। लेकिन अब जितने भी सर्वेक्षण आए हैं, तमाम मीडिया हाउसेस ने किए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सपा की सीट कुछ तो बढ़ रही है, लेकिन उस तरह से बढ़ती नहीं दिख रही जिस तरह से कागज पे बढ़ती दिख रही है। उसकी वजह आप अगर गौर करेंगे तो सबसे बड़ी वजह ये है कि वहां पे एक बड़ा खिलाड़ी बीएसपी भी हुआ करती थी पूरे उस इलाके में जहां प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। बीएसपी का एक बड़ा जनाधार रहा है, और वो जनाधार जो बीजेपी ने खेल खेला है इस बार। बीजेपी जब सब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तभी से उनकी उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का जो कोर वोटर है उस पर नजर रही, और धीमे धीमे वो शिफ्ट होता भी दिख रहा है बीजेपी की तरफ। इस बार बीजेपी कुछ ज्यादा की उम्मीद लगाई हुई है, इसीलिए जो बेबी रानी मौर्य थी उनको लेके आई, और उनको आगरा जो देहात सीट है, आगरा ग्रामीण, वहां से चुनाव खड़ा किया, उनका कद भी बड़ा किया, राज्यपाल बना के कद बड़ा किया। असीम अरूण को कन्नौज से चुनाव लड़ाए, तो केवल उन सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ता है जो दलित है, जैसे कि बेबी रानी मौर्य है, वो जाटव समुदाय की है। तो कहीं ना कहीं एक वोटर जिसको लग रहा है कि बीएसपी चुनाव में नहीं लड़ पा रही है, अगर वो बीजेपी की तरफ जाता है तो बीजेपी को फायदा होगा। और जैसा जी श्रीपति जी कर रहे थे कि जो जाट और जो मुस्लिम का पिछले चुनाव में जो तनाव था, जिसमें एकदम अलग अलग हो गए थे, एकदम दुश्मन की तरह बर्ताव करते हुए वोट दिया था, तो वो प्रेम तो डेवलप हुआ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी का वोट कट रहा है, अगर वो बीएसपी से पूरा हो जाता है, तो मुझको लगता है कि इस बेल्ट में बीजेपी की सीटें कम जरूर होंगी, लेकिन बीजेपी हाशिए पे चले जाए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। जी जी। तो बीजेपी अभी भी फाइट में नजर आ रही है पश्चिम यूपी में। अमित भनोट जी के पास चलेंगे। अमित जी, आप किस नजरिए से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी कैराना को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं, टिकट बंटवारे को लेकर के वो सपा पे उंगली उठा रहे हैं कि कैराना से उसको कैंडिडेट को टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया है, जो दंगों का आरोपी था। मुजफ्फरनगर के में भी ऐसे ही कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने जो टिकट का वितरण किया है, जाट महासभा के अध्यक्ष ने भी इसको लेकर के एक बयान दिया कि अगर वो हमारी बिरादरी का कैंडिडेट देंगे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब रालोद का समर्थक वो तभी सपा को वोट करेगा जब उनकी बिरादरी का कैंडिडेट होगा। तो क्या आप देखते हैं कि क्या ये पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होने जा रहा है इस बार का 2022 का? हाँ, तो मनीष जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरह की बात श्रीपति जी कहते, जिसको मैं भी आगे बढ़ाता रहा, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उत्तर प्रदेश की जब से मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक का इतिहास देखिए, तो जब यहाँ का वोटर धर्म के चश्मे से वोटिंग करता है तो बीजेपी को फायदा होता है, और जाति के चश्मे से वोट करता है तो दूसरे दलों को फायदा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बीजेपी की रणनीति है वो अलग तरह की हो गई है, यानी वो धर्म की जो पॉलिटिक्स है वो तो करती ही करती है, इसके अलावा जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करती है। तो इसमें अगर जाति के आधार पर भी वोट होता है, तब भी उतना ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वो हिंदू मुस्लिम जिस तरह का माहौल सभी दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को कुछ और सीटों का फायदा हो सकता है। श्रीपति जी, इसी मुद्दे पे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या दोनों पार्टियां पूरी तरीके से इस बार हिंदू मुस्लिम करना चाह रही हैं क्या? अभी लोनी के एक विधायक ने बयान दिया, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। इसी तरीके से कैराना से जिनको उम्मीदवार बनाया था समाजवादी पार्टी ने, नाहिद हसन ने, उन्होंने पिछली बार एक वीडियो जारी करके एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ।
उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई। उन्होंने बोला था कि आप जाट दुकानदारों से सामान ना लें। तो इस तरह के बयान क्या राजनीतिक दलों को सूट करते हैं क्या, श्रीपति जी? देखिए मनीष जी, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आप इसको एक रवैया कह लीजिए कि एक बहुत लंबे समय से ऐसा रवैया वहां का चला आ रहा है कि वहां के वोटों का एक ध्रुवीकरण हो जाता है एक तरफ। और ये इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि देवबंद देवबंद जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। ये मतलब अपने आप में एक चौंकाने वाली बात भी है, और एक ऐसी चीज है जो लोगों के सामने आई कि आखिर चुनाव में ऐसा क्या हुआ जो सब लोग एक साइड होकर वोट डालते हैं। तो इस तरीके की चीजें धीरे धीरे सभी राजनीतिक दल वहां पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें कम से कम एक समुदाय का वोट जरूर हासिल हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी भी कर दिया। अगर ये हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं कि अगर आप कुल मिला के टिकट वितरण देखें, समाजवादी पार्टी ने किस तरीके के टिकट वहां पे बांटे हैं पूरे इलाके में, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। और दूसरी चीज एक और कि वहां से कांग्रेस के जो पुराने विधायक थे सहारनपुर से, उनको समाजवादी पार्टी ने अभी फिलहाल कोई टिकट तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा समर्थन दे दिया है उनको। इमरान मसूद की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरा पूरा समर्थन दे दिया है। तो यानी कुल मिला के जो पूरा एक माहौल है वहां का, वो एक पोलराइज करने को लेकर ही है। जी, अमित जी के पास चलना चाहूंगा। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? जी अमित जी, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पश्चिम यूपी के रण को लेकर के, जो राजनीतिक दल है वो पूरा चुनाव अपना हिंदू मुस्लिम पे फोकस करना चाहते हैं। लोनी के विधायक ने एक बयान दिया, न अली न बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। ऐसे ही कैराना से जो उम्मीदवार बनाए गए थे, अब उनका टिकट कर दिया है हालांकि, उन्होंने एक वीडियो जारी करके बयान पिछली बार जारी किया था कि आप हिंदू दुकानदारों से, खासतौर जाट दुकानदारों से सामान ना लें। तो क्या राजनीतिक दलों को ये सूट करता है कि जितना ज्यादा हम धार्मिक उन्माद फैलाएंगे उतने ज्यादा वोट हमारे पाले में आएंगे? सर बिल्कुल शूट करता है। और इनफैक्ट मैं उस समय, मेरी माइक की आवाज नहीं आ रही थी और मैं नवलकांत जी जो बात कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। एक बहुत यूनिक सी चीज है सर, जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए हमारे जैसे पत्रकार हैं उनको एक समझना पड़ेगा। हम जैसे ही एक गठजोड़ हुआ समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ, तो हम सब लोगों ने, क्योंकि एक होता है ना आजकल एक ऑप्टिक्स की एक जो पॉलिटिक्स है, ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स में होता क्या है कि हर तरफ आप जितना दिखा देंगे उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि हाँ नहीं ऐसा ही होने वाला है। तो जैसे ही आरएलडी और सपा में गठबंधन हुआ, उन्होंने अपनी एक ऑप्टिक्स यूज करनी शुरू कर दी कि भाई अब तो गठबंधन हो गया है, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। और उस समय बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उन लोगों ने सोचा कि हाँ वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। तो होता क्या है कि सर गठबंधन तो ठीक है, लेकिन हमें, चाहे ये किसान आंदोलन वाली बात थी, और किसान आंदोलन से पहले अगर आप हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, तो सफर दंगे के बाद डिवाइड आया जाट और मुसलमान में, वो ईस्टर्न यूपी में उसी ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था। और 113 सीटें हैं, 113 में 91 सीटें बम्पर तरीके से बीजेपी जीत गई। यहाँ पे एक बहुत यूनिक सी चीज जो आपने पूछी वो है, दिल्ली और लखनऊ में बैठ के हमें लगता है कि भाई ये तो हो गया, अब तो गठबंधन हो गया, लेकिन तो पूरा किसान आंदोलन है। और मेरे ख्याल से मनीष जी आपसे मेरी कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई है, पूरा किसान आंदोलन को हम वेस्टर्न यूपी से अटैच कर देते हैं। देखिए वेस्टर्न यूपी को आज की डेट में हमें समझना पड़ेगा, वेस्टर्न यूपी अपने आप में एक बड़ा चंक नहीं है, जो हमेशा से हुआ करता था पॉलिटिक्स में। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा एक बहुत यूनिक समय या यूनिक इलेक्शन आप कह सकते हैं। पहले क्या होता था, ईस्टर्न यूपी होता था और वेस्टर्न यूपी होता था। अब क्या है, अब आपको वेस्टर्न यूपी को भी दो डिवाइड करना पड़ेगा। वो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट जो शायद फार्म लॉ से डिस्टर्ब हो सकते थे, जो मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, शामली और ये वाला एरिया, दैट मींस कि जो दिल्ली से लगे हुए वेस्टर्न पार्ट वाला, मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट वाला रीजन है, वो तो कहीं ना कहीं सही में डिस्टर्ब हुआ, कह सकते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो ये वाला पार्ट है जिसमें मथुरा आता है, जिसमें आगरा आता है, जिसमें अलीगढ़ आता है, इसको उस फार्म लॉ से या किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था।
तो अब अगर आप स्ट्रेटेजी भी देखिए, आज जैसा कि नवल कांत जी ने बताया और हम सबको बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह आज कैराना में है, और जो सारा फोकस है, बलियान भी जो मिलने गए, वो चाहे वो राकेश टिकैत के जो भाई हैं उनसे शामली में, बेसिकली क्या है, बीजेपी को ये पता है कि ये जो 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर आप पूरे टिकट की उसमें देखिए, जो सिटिंग एमएलएज हैं, जो ये आगरा और मथुरा वाली बेल्ट है, उनको कंटिन्यू किया है। उसका एक रीजन यही है कि उनको मालूम है, जो बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट है, कि वहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमें वेस्टर्न यूपी को इस तरीके से देखना चाहिए। अब जहां तक मुसलमान और जाट वाला ताल्लुक है, ये एक बड़ा यूनिक है कि अगर आप पूरे यूपी को देखिए तो यूपी के अंदर जाटों की अगर कुल जनसंख्या देखी जाए सिर्फ 2% है, लेकिन जैसे ही वो वेस्टर्न यूपी में आते हैं वो 17-18% हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चंक हो जाता है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन में जो अपोजिशन का, और मैं उस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल सही मानता हूं कि उन्होंने जो अपनाया, उन्होंने ये जो खाप पंचायत जितनी भी की, जो किसान पंचायतें की, उन्होंने कस्में खिलाई वहां पे कि भाई अब की बार जाट और मुसलमान डिवाइड नहीं होगा। वो रीजन क्या था, क्योंकि सबको पता था कि आज की डेट में तो जो बीजेपी के अगेंस्ट सारे के सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये समझा कि अगर ये कसम खिलाएंगे तो ये जो वेस्टर्न यूपी का दूसरा पार्ट है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इसको भी डिस्टर्ब करेगा। बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत सफाई से, बहुत स्मार्टनेस के साथ बीजेपी ने वो काम किया है, और वेस्टर्न यूपी के उस वाले पार्ट को तो उन्होंने डिस्टर्ब होने नहीं दिया। और वहां पे अगर आप देखिए तो बहुत सारे ब्राह्मणों को तजवीज दी गई है, क्योंकि अपने आप में ब्राह्मण भी वहां पे बहुत, क्योंकि मथुरा और वृंदावन वाला जो इलाका है वो काफी वो है। एक नवकांत जी ने काफी दिन पहले एक ट्वीट किया था, मैं उसको कोट करना चाहूंगा, वो आज भी उस चीज को बहुत गौर कर रहे थे, दे रहे थे। वो ये है कि बेबी रानी मौर्य को का कद बढ़ाया गया पहले, और अब उनको एक बहुत एक जिसे कहते हैं प्रमुख, जिसे कहते हैं भूमिका में लाया जा रहा है। पता नहीं, हो सकता है मैं ये नवल कांत जी लखनऊ में बैठे, हो सकता है वो इस पे ध्यान अर्जन कर पाए कि बेबी रानी मौर्य में हम क्या एक नया उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। पहली चीज, शायद बीजेपी एक दलित उप मुख्यमंत्री देने की जो स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। तो अब हो क्या रहा है कि आप जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो डिवीजन करना सही में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है उन 5 डिस्ट्रिक्ट में, और इसीलिए वो सारा का सारा फोकस वहां जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो आज एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा भाजपा प्रेजेंट करने जा रही है, उसको और इशारा कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि भाजपा को अभी इसकी जरूरत है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी स्थायी सत्य नहीं होता। मैं चलूंगा नवल कांत सिन्हा जी के पास। नवल जी, जो अभी दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक या मुस्लिमों की जो बात हो रही थी, 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ आपको ले चलता हूँ। पश्चिम यूपी ने, पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी ने एक महागठबंधन बनाया था। उसमें रालोद, सपा और बसपा तीनों लोग एक साथ आए थे। वो भी एक कोशिश थी भाजपा को चुनौती देने की। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये महागठबंधन, पश्चिम की अगर बात करें, जैसा अमित बनोट जी कह रहे थे कि 4-5 जिले जो है वो प्रभाव वाले हैं जाट, मुस्लिम और दलित के लिहाज से, उसी बेल्ट से आते हैं चौधरी अजीत सिंह और उसी बेल्ट से चौधरी जयंत सिंह। ये बाप बेटे दोनों लड़े थे। बागपत से जयंत चौधरी चुनाव हार गए लोकसभा का, अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव हारे। तो ये कौन सा ऐसा गठबंधन था जो इतने सारे समीकरण के फेवर में होने के बावजूद उनको जीत नहीं दिला पाया? तो भाजपा के साथ ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो उनको जीत दिलाता है? जी नवल जी। देखिए जो जाट मुस्लिम और आप ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस दलित गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं अमित भनोट जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए 19 से पहले कभी 14 से पहले कभी ये नहीं सोचा गया था कि जो बसपा का कोर वोट बैंक है वो कहीं छिटक सकता है। और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग मानने वाला ये है कि जो खासतौर से दलितों का जो जाटा समुदाय है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की रणनीति कुछ अलग ढंग की रहती है, और बीजेपी की हमेशा से आप जानते हैं कि जो चुनाव चल रहा होता है उस पर नजर नहीं रहती है, बल्कि आगे आने वाले चुनाव पे नजर रहती है। आप पूरे 5 साल जो मूड में रहती है,
बीजेपी चुनाव के, तो जाहिर सी बात ये रणनीति जो बन रही है, जो दलितों को पास में लाने की रणनीति बन रही है, वो इस चुनाव के लिए नहीं है। वो इस चुनाव के लिए है कि थोड़ा सा मूड चेंज हो दलितों का, और इसके बाद उनको लगने लगे कि हाँ, कुछ लोग ने अगर छिटक के वोट दिया है बीजेपी को, तो उसका असर दिख रहा है। अगर बेबी रानी मौर्य उप मुख्यमंत्री या किसी बड़े मंत्री के पद पर हो जाती है, असीम अरुण जो कन्नौज पिछली बार ये सीट बीजेपी हार गई थी, उस सीट से जीत जाते हैं और उनको मंत्री बना दिया जाता है, या बेबी रानी मौर्य आगरा देहात से चुनाव हार भी जाती हैं, उसके बावजूद एमएलसी बना के उनको मंत्री बना दिया जाता है, तो एक संदेश जाएगा कि दलितों के प्रति बीजेपी का एक जुड़ाव है। और जब दलितों को लगने लगेगा कि बीएसपी अब फाइट में नहीं है, और जो दूसरे दल हमारे लिए खड़े नहीं होते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन हमारी नहीं सोचते हैं, उनको लगने लगेगा कि हाँ, उनकी अपेक्षा बीजेपी ज्यादा अच्छी है। अगर वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। हम लोग को इसी चुनाव पर स्टिक रहना चाहिए। जैसा कि हम सब चर्चा कर रहे थे कि दलित और मुस्लिम गठजोड़, जाट और मुस्लिम गठजोड़ जब भी होता है पश्चिम में, तो जिसके पक्ष में होता है उस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होता है। आरएलडी से एक इमोशनल अटैचमेंट है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, और तब से लेके वो जयंत चौधरी भी हो सकता है कि उस प्रभाव वाले नेता ना हो, और जाहिर सी बात है उस तरह के नेता है भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो जाट है उनको लगता है कि ये मेरे घर का बच्चा है, मेरे घर का बेटा है, और वो एक अटैचमेंट है। तो जाहिर सी बात है वो उधर एक जुड़ाव रहेगा। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि जो दलितों की राजनीति बीजेपी ने खेली है, मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ वोट शिफ्ट हो रहा है दलितों का बीजेपी की तरफ, और यही बीजेपी की जान बचाएगा। वरना सपा और आरएलडी की वोट अगर एक तरफा पड़ते हैं, तो वहां पे बीजेपी को साफ ही होना था, जो कि लग नहीं रहा है कि वहां इस तरह की चीज होने जा रही है। जी जी जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मनीष जी। नवलकांत जी जो कह रहे हैं सीटों के हिसाब से, अगर आप मैं देखूं तो मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि 2017 में 2017 में बीजेपी को 91 सीट वहां मिली थी, लेकिन इसी चीज को अगर आप शिफ्ट कर लेते हैं 2012 में, तो 2012 में ये कहा जा सकता है कि ये आप सभी मानेंगे कि उस समय अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की एक लहर थी, उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी बीजेपी की 2017 में थी। उसके बावजूद वहां 41 सीटें जीती थी अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने, और उस समय भी 35 सीट्स, मतलब 41 और 35 सीट बसपा का जितना भी खराब प्रदर्शन था, 35 सीट वेस्टर्न यूपी में बसपा ने जीती थी। तो अब हो क्या रहा है, अब इसी डिस्कशन में मैं चंद्रशेखर को भी लाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर का एक गठबंधन वेस्टर्न यूपी के पर्सपेक्टिव में ही हो रहा था, जो समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा था और नहीं हो पाया। अब हो क्या रहा है, नवलकांत जी बिल्कुल यहाँ पे बैंग ऑन है, वो ये है कि जैसे ही वो पूरा का पूरा आप जो शेड्यूल कास्ट वोट है, जो जिसे दलित वोट आप बैंक आप बोलते हैं, क्योंकि मायावती चुप है, मायावती चुप होने से देखिए आपने कल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मतलब जिसे कहते हैं एक रिएक्शन दिया कि आप चुप हैं, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं परेशान हो गई, क्योंकि कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटेजी इस पे थी कि हम दलित वोट बैंक अपनी तरफ कर लेंगे। तो मैं नवलकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दलित वोट बैंक के ऊपर ही इस बार का चुनाव और वेस्टर्न यूपी का चुनाव बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि एक जो बसपा का कैडर वोट है वो तो बसपा को जाएगा ही, लेकिन वहीं पे एक स्टेक होल्डर आ जाते हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर, वहीं पे एक दूसरे स्टेक होल्डर हैं जो बीजेपी को जो वोट मिले थे 2017 में, और बहुत बड़ा दलित जंग जो नॉन जाटव था वो बीजेपी की तरफ आया था। अब उसके लिए ही यही जो बेबी रानी मौर्य जैसी सरीखी नेता को पहले बिल्डअप किया गया और उतारा गया है, तो अब वो वेस्टर्न यूपी में अगर वो बीजेपी की तरफ आता है, और वो आ रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि नॉन जाटव वोट है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है, वो स्टिक कर रहा है 2017 के बाद से अभी तक, 19 में भी वो आया था तभी इतनी सीटें मिली थी। तो जो दलित वोट बैंक के ऊपर जो काम हो रहा है वेस्टर्न यूपी में, वो काबिल तारीफ है, मैं तो यही कहूंगा बीजेपी के लिए। जी, जैसा कि अमित बनोट और नवलकांत सिन्हा जी कह रहे हैं, दलित वोट बैंक पे सबकी नजर है। एक बड़ा स्टेक होल्डर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उनके हाथ में भी माना जाता है दलित वोट बैंक थे, वो भी एक बड़े चेहरे के रूप में पश्चिम यूपी में पहचाने जाते हैं।
वो गए थे समाजवादी पार्टी के द्वार पे, अखिलेश यादव से गठबंधन चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। अब वो गोरखपुर जाकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। श्रीपति जी, क्या देखते हैं आप कि जो चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान है कि वो गोरखपुर में योगी को चैलेंज देंगे, वहां से वो मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या इसके जरिए वो दलित वोट बैंक पे भी अपनी कुछ होल्ड बना पाएंगे, या केवल एक ये शिगुफा है, केवल अपनी पहचान बनाने की एक कोशिश है? श्रीपति जी। मनीष जी, यहाँ पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर की ये कोशिश जो है केवल अपनी पहचान बनाने की कोशिश है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में वो काफी लंबे समय से दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा उनका द्वारा कहा जाता है। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो दलितों के हित में हो। बस ये केवल एक दिखाने के लिए है कि चंद्रशेखर जो है दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं। ऐसा कभी भी कुछ नहीं आया। वो केवल एक अपॉर्चुनिस्ट है जो कि अपनी अपॉर्चुनिटी देख के उस ओर बढ़ जाते हैं। अखिलेश ने उनको तवज्जो नहीं दी, वो सीटें ज्यादा मांग रहे थे, तो वो कूद के, वेस्टर्न यूपी में उनकी हैसियत नहीं थी चुनाव लड़ने की, तो वो योगी के सामने इसलिए खड़े होने जा रहे हैं ताकि कम से कम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहचान मिल सके। लेकिन मनीष जी, मैं एक बात और थोड़ी सी कहना चाहूंगा अपने जी। दोनों साथियों से बढ़ के, कि जो हम लोग जाटों की बात कर रहे हैं, उसमें जाटों में हम लोग एक बहुत बड़ा नाम सब लोग मिस कर रहे हैं, वो है राजा महेंद्र सिंह का, जिनको कि बीजेपी ने, जिनको लेकर के अलीगढ़ में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि जाट समुदाय, एक नजरिया ये भी हो सकता है कि आरएलडी के साथ जा सकता है, लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है, क्योंकि जाटों के अगर चौधरी चरण सिंह के बाद सबसे बड़े कोई नेता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह से भी बड़े नेता है, वो है राजा महेंद्र सिंह, और उस पर बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से जाट समुदाय आरएलडी या सपा के साथ जाएगा। दूसरी बात, दलितों की बात हो रही थी। आगरा में बेबी रानी मौर्य जो कि जाटव समुदाय से आती हैं, और जाटवों का पिछले चुनाव में मायावती के और सबसे ज्यादा वोट मिला था, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था, जो कि लगभग 30 से 32% वोट था जाटवों का। यानी कि बीजेपी ने अपनी पकड़ दलितों में, जाटवों के बीच में भी बनाई है, जिसकी कि मायावती अपने आप को स्वयंभू लीडर घोषित कर चुकी है। जी जी, नवल जी आपके पास आएंगे। जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया अलीगढ़ का, अलीगढ़ में इससे आज एक बड़ी खबर आ रही थी कि वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निवर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं सलमान, उनको जिला बदल कर दिया गया है। कांग्रेस के साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की बुरी खबरें आ रही हैं। आज एक बरेली से भी खबर आ रही थी, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रोहिलखंड में माने जाते हैं प्रवीण सिंह ऐरन, वो सांसद रहे हैं 2009 में सभा कांग्रेस के टिकट पर। उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरन कांग्रेस के टिकट से ही मेयर रही है बरेली से। ये दोनों पति पत्नी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे। कांग्रेस का चेहरा अलीगढ़ में सलमान खान थे। रामपुर में कांग्रेस के टिकट पे जो 2 टिकट अनाउंस हुए थे, यूसुफ अली अली यूसुफ अली कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, जिनका चमरहुआ विधानसभा से टिकट हुआ था। ये ऐसे नाम है जो कांग्रेस का मतलब एक चेहरा जिनको हम कहते थे। तो बरेली से सुप्रिया ऐरन और प्रवीण सिंह ऐरन ने छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। रामपुर से यूसुफ अली यूसुफ चमरहुआ से, जिनका शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को टिकट हुआ, अगले ही दिन शनिवार को समाजवादी पार्टी में चले गए। रामपुर की एक और सीट है स्वाटाना, जहां पे अब्दुल्ला आजम विधायक थे, उनका चुनाव निरस्त कर दिया 2019 से हाईकोर्ट के आदेश में उनका चुनाव निरस्त हो गया। तो अब्दुल्ला आजम की सीट से कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बनाया था हमजा मियां को, जो नवाब कासिम अली के बेटे मिक्की मियां के पोते हैं। एक बड़ा राजनीतिक घराना है, मिक्की मियां के नाम से जाना जाता है। उसके जो पोते हैं उनको कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि उन्होंने भी अपना दल से गठबंधन कर लिया है और अपना दल के वो प्रत्याशी के रूप में स्वाटाना से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो खबरें आ रही लगातार कांग्रेस के लिए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस इसको कैसे, इस हमले को झेल पाएगी? नवल जी। देखिए, कांग्रेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका यही नहीं क्लियर है कि वो चुनाव में क्यों जा रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा प्रॉपर नहीं है,
और यहाँ तक कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है, उनके नेता भी छिटक जाते, क्योंकि कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है, ये जो पार्टी में जो एक बड़े लीडर्स हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे, जो कि सबको बांध के रखते थे और उनकी समस्या को एड्रेस करते थे, उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। कांग्रेस में अभी स्पष्टता ही नहीं है, केवल ये स्पष्टता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ाने आई है, ऊपर से आई है, उतरी है, अचानक उन्होंने कुछ एजेंडे सेट किए कि हम महिलाओं के वोटों पे लड़ेंगे, महिलाओं के मुद्दों की बात करेंगे, हम युवाओं की नौकरी की बेरोजगारी की बात करेंगे, युवाओं का एजेंडा सेट करेंगे और वो हमको वोट दे देंगे। तो दरअसल ये हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस इस चुनाव में उतरी ही नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे इसलिए उतरी है क्योंकि जो अपना खोया हुआ जनाधार है, उसमें अगर कुछ कुछ परसेंट, यदि 1000, 2000, 3000 वोट भी वो विभिन्न सीटों पे निकालती है, तो एक वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और अगले जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगी। दरअसल कांग्रेस की अगर बात आप कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कांग्रेस तब उत्तर प्रदेश से गिरना शुरू हुई जब पहली बार राजीव गांधी ने मुलायम सिंह यादव को समर्थन किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती चली गई और कांग्रेस हाशिए में जाती रही। एक रिवाइवल हुआ था, जो यूपीए 2 था, उसमें 22 सीटें कांग्रेस जीत के आई थी उत्तर प्रदेश से लोकसभा की। वो एक बहुत बड़ी जीत थी और वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें थी, वो बीजेपी से ज्यादा सीटें थी, लेकिन वहां पे पार्टी को जो खड़ा करने का काम होना चाहिए था वो किया नहीं गया। और आज की डेट में कांग्रेस में चूंकि बड़े नेता दिख रहे हैं, इस वजह से उनको फुटेज मिल जाती है, उनको वो खबरों में बन जाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे सकते। और खुद के बयान देखिए, उनकी सबसे बड़ी नेता कौन है इस समय? प्रियंका गांधी, जो पूरा चुनाव लीड कर रही है। कल वो कह रही थी कि आपको किसका चेहरा नजर आ रहा है, कल वो कह रही थी कि मेरे सिवा कौन है, और आज वो अचानक पलट जाती है, वो कहती है कि नहीं, मुझको मैंने तो चिढ़ में बोल दिया था कि आप लोग ऐसा क्यों पूछते हैं। तो जब बीजेपी ने अपना घोषित कर रखा है, जब समाजवादी पार्टी से क्लियर कट है कि अखिलेश यादव होंगे, तो एक स्वाभाविक सा सवाल है, वो कोई भी दल के लोग आते हैं। आज भी जो तीसरा फ्रंट बना, उस पर भी लोग, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई आप तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, आप लोग के बीच में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आधे कार्यकाल में पिछड़ा मुख्यमंत्री रहेगा, आधे कार्यकाल में एक दलित मुख्यमंत्री रहेगा और 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे जिसमें एक मुस्लिम रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इस मूड के संग उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, या तो आप कह देते कि नहीं, हमारा कोई चेहरा नहीं है, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता है, उनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, या आप स्पष्ट बता देते कि कौन मुख्यमंत्री है। और जहां नैरेटिव सेट होने की बात हो रही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस की तरफ भी एक बड़ा नेता होना चाहिए था जो कहता है कि हाँ, हार जीत एक अलग बात है, चंद्रशेखर आजाद टिकट लड़ रहा है गोरखपुर से, सबको पता हारेगा, लेकिन उसका कद बढ़ेगा, उसके वोट बैंक पे असर पड़ेगा और जो वोट उधर छिटकेंगे उसको मिलेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना कार्यकर्ताओं का। तो कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है। और जो नेता आपको दिख भी रहे हैं कांग्रेस में, उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई स्पेस नहीं बच रहा है इस वजह से। जी, अमित बनोट जी, लास्ट में आपके पास आना चाहूंगा। छोटे दल इस चुनाव में क्या भूमिका अदा करने जा रहे हैं, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में? सर, छोटे दल में तो सबसे प्रमुख मेरे ख्याल से, अगर आप ओवरऑल देखिए तो आरएलडी को अब छोटा तो आप कहेंगे नहीं। हालांकि पिछली बार एक ही सीट जीत पाई थी और वो भी जो आदमी था वो बीजेपी में एमएलए चले गए थे। तो उनका तो एक गठबंधन बिल्कुल तय हो चुका है और जिस तरीके से हुआ है, आपने अभी खुद ही बोला था, एक जो बड़ा अच्छा सा नाम आपने लिया कि वो रामपुर से लड़ रहे थे और अब वो अपना दल से लड़ेंगे। अब जो भूमिका है, जैसे अगर आप राजभर के जितने इंटरव्यूज अभी आप देखें, राजभर ने एक बड़ा यूनिक जिसे कहते हैं एक घोषणा ये की थी कि मैं इनको नहीं जाने दूंगा, आपके चंद्रशेखर को जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी सीट पे लड़वा दूंगा, लेकिन उसमें भी आगे कुछ हुआ नहीं। तो अब जो छोटे दल हैं, छोटे दल बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे यही एक फर्क है मेरे ख्याल से यूपी की पॉलिटिक्स में और पंजाब की पॉलिटिक्स में, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर आप जितने भी ओपिनियन पोल देखें आज से 1-1.5 हफ्ते पहले के, उसमें क्लियर कट पंजाब में दिखाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जीत रही है।
अब एकाएक बड़ा यूनिक सी चीज आ गई है कि जो किसान आंदोलन में जितने भी संगठन वहां शामिल हुए थे वो छोटे छोटे लेवल पे अपने अपने जिलों पे पंजाब में लड़ने लगे। लेकिन अभी तक राकेश टिकैत ने पहले ही मना कर दिया कि भाई हम तो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर राकेश टिकैत मान लीजिए पॉलिटिक्स में आते या वो किसी को समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या असेंबली लेवल पे इंडिविजुअल लोगों को राकेश टिकैत समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि वो एक बार बोलते हैं कि हमने आरएलडी को समर्थन दिया है, एक बार कहते हैं कि नहीं यूटर्न लेके नहीं हम किसी को समर्थन दिया है, फिर कहते हैं बीजेपी के साथ है, बालियान जब बालियान चले जाते हैं उनके पास। अगर वो देते हैं तो ये स्थिति कम से कम 6 या 7 जिलों में तो बदल सकती है, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो चाहे टेनी जी तक, अगर अब मैं इसको शाहजहांपुर मामले तक लेके आता हूं, तो वहां पे अगर किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो लोग किसी भी पार्टी को लोकल लेवल पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अगर वो सपोर्ट कर देते हैं तो ये पूरी परिस्थिति बदल सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी नवलकांत जी बोल रहे थे, एक बड़े इंटरेस्टिंग है जो अभी हमारी दलितों के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, दलितों को साथ लेने में, क्योंकि देखिए सब लोग सोच रहे हैं कि मायावती जिस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है और बसपा जिस तरह से कमजोर हुई है, तो कमजोर होने से जो डिसइंटीग्रेशन होगा उन दलित वोटों का, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों के पास चला जाएगा, और वो छोटे छोटे दलों के जो से कहते हैं स्टेक होल्डर्स बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि डिसइंटीग्रेशन होने पे, क्योंकि ये बड़ा मतलब ये भी एक ऑप्टिक्स थी कि भाई चंद्रशेखर का अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, सबको लगा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर आप एसपी के स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचेंगे तो वो गठबंधन करने से ज्यादा ना करने में हो सकता है उनको ज्यादा फायदा हो, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल लड़ जाते हैं और वो वोट बैंक जो दलितों का है वो टूट जाता है, कुछ चंद्रशेखर के पास चला जाता है, कुछ मायावती जी के पास रहता है, कुछ बीजेपी के पास रहता है, और कुछ अपने इंडिविजुअल तरीके से छोटे छोटे दल अगर मान लीजिए या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वो ले जाते हैं, तो वो डिसइंटीग्रेशन करने से सबसे बड़ा फायदा हो अगर किसी को होगा तो वो आरएलडी और सपा को होगा। तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि मेरे सूत्रों के हिसाब से मुझे ये पता है कि 2 सीटें दी जा रही थी चंद्रशेखर को, तो चंद्रशेखर ने कहा नहीं मेरे को ज्यादा सीटें चाहिए। अब अगर ऐसा है तो उनका नहीं करने में ज्यादा फायदा था। तो जहां तक छोटे दलों का सवाल है, वेस्टर्न यूपी में अभी छोटे दलों का इतना बड़ा कोई भूमिका नजर नहीं आ रही जितनी ईस्टर्न यूपी में। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम ईस्टर्न यूपी पे चर्चा करें, तो ईस्टर्न यूपी का तो मेरे ख्याल से पूरा चुनाव ही छोटे दलों के ऊपर है, बट वेस्टर्न यूपी में आज की डेट में सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं क्लोज कॉन्टेस्ट है, सिंगल टू सिंगल, मतलब जिसे कहते हैं वन वे कॉन्टेस्ट रह गया है, हेड ऑन आरएलडी और आरएलडी एसपी और बीजेपी की टक्कर हो रही है। छोटे दलों को लेके आना पड़ेगा, लेकिन छोटे दल अगर लाएंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उससे नुकसान होगा। अगर अपना दल टाइप के लोग आएंगे तो फायदा हो सकता है, बट बीजेपी को अपना जो एक वोट बैंक है, अगर आप देखिए वैसे भी चाहे वो ब्राह्मणों का हो, सवर्णों का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, लोध वोट जो हमेशा से कल्याण सिंह के कारण बीजेपी के पास है वेस्टर्न यूपी में, और जो दलितों का उनके पास आया है, वो अपने आप में अगर इंटीग्रेट रहता है तभी आप इस गठबंधन को हरा पाएंगे, मेरा यही मानना है। जी, ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण है चुनाव को लेकर के पश्चिम के रण में। आज इतना ही, कल नए मुद्दे के साथ फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।